नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते हैं आज जलियांवाला बाग के 103 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन अमृतसर के इस बाग में वैशाखी मनाई जा रही थी। तभी जनरल डायर ने इस बाग को घेर लिया, गोलियां बरसाई और सैकड़ों बेकसूर बच्चे, औरतें और आदमी मारे गए। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के इस वफादार अफसर को नहीं मालूम था कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की वो पहली कील लगा दी है, जिसके बाद उसका खात्मा तय है। इतिहास हमेशा बताता है कि खून खराबा करने वाले, नरसंहार करने वाले आखिरकार इतिहास के कूड़ेदान में जाने को अभिशप्त होते हैं। लेकिन इतिहास से सीखता कौन है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी सबक नहीं लिया है। उनकी सेना यूक्रेन पर टूट पड़ी है। जब यूक्रेन वश में नहीं आया तो उसने उसके नागरिकों को दंडित करना शुरू कर दिया है और बूचा से अब आ रही तस्वीरें भयावह हैं। हम आज इन दोनों घटनाओं की बात करेंगे, एक नरसंहार से दूसरे नरसंहार तक, इतिहास का एक लहूलुहान सफर। तो शुरुआत बूचा से। ये यूक्रेन का एक शहर है, कहना चाहिए शहर था, क्योंकि अब ये एक फैली हुई कब्रगाह भर रह गया है। यहाँ की तस्वीरें डरावनी हैं। लोग सड़कों पर मरे हुए मिल रहे हैं, उनकी सामूहिक कब्रें मिली हैं। किसी शहर के नागरिकों पर किसी सेना की दरिंदगी की ये मिसाल है। अब इस नरसंहार की जांच की बात हो रही है। आज वहां कब्रों से शव निकाले गए। इस मौके पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी थी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी यूक्रेन में ही हैं। उन्होंने बूचा का हाल करीब से देखा है। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। यूक्रेन के बूचा शहर का ये वो चर्च है जिसके कैंपस में मास ग्रेव मिला करीब एक हफ्ते पहले, और अब यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुँचे हैं जांच के लिए कि आखिरकार इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। रूस की तरफ से लगातार इस बात की मनाही की जा रही है कि अत्याचार उसकी तरफ से किया गया है। रूस का ये कहना है कि उसके सैनिकों के यहाँ से चले जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ये किया है। अपने बचाव में रूस की ये दलील है, लेकिन यूक्रेन का सीधा सीधा आरोप है कि जब यहाँ जमावड़ा था रूसी सैनिकों का, तो खुद उनके लौटने के पहले उन्होंने यहाँ पे सिविलियंस पे काफ़ी अत्याचार किया और उनको कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा है। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं, इसमें दर्जनों की तादाद में जो लाशें हैं वो दफन हैं, और इनको अब यहाँ से एक्सह्यूम करके यहाँ से निकाल कर जांच के लिए ले जाया जाएगा। गन शॉट का अगर निशान है बॉडी पर तो जाहिर सी बात है कि गन शॉट से इनको मारा गया। अगर किसी और तरह के अत्याचार का निशान है तो वो भी जांच में सामने आएगा। और ये ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जानना कि आखिरकार रूस ने किस तरीके से यहाँ पे अत्याचार किया। ये वो इलाका है जहाँ कीव को घेरने के क्रम में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा रहा, और अब इस ग्रेव के मिलने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर पहुंचकर अपनी निगाह से ये देख रही है और दुनिया को दिखाएगी कि आखिरकार जो ये जांच का काम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि जो बॉडी के को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्रेन लाया गया है, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं और जो स्टाफ हैं वो इस काम को अंजाम देंगे। और वहाँ जो आपको हरी जैकेट में जो नज़र आ रहे हैं वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बहुत ही भयावह तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आई है, और न सिर्फ यहाँ बल्कि मारकीव और कुछ शहर हैं जहाँ से मास ग्रेव के मिलने की खबर आई है, और वहाँ भी अत्याचार किया गया है नागरिकों पर। इस तरह का आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि रूस ने जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस तरीके से कीव को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही प्रतिरोध मिला यूक्रेन की सेना की तरफ से, और वापस उनको लौटना पड़ा है। हालांकि वो वापस इधर इस इलाके से तो लौट कर चले गए हैं, लेकिन डॉनबास के इलाके में उनकी ज़्यादा मौजूदगी है। बड़े बड़े उनके जो उनका जो कॉन्वॉय है वो वहाँ पे कूच कर रहा है। इस तरह की सैटेलाइट इमेजनरी भी सामने आ रही है, और ख़ुद पुतिन ने भी कहा है कि उनका जो इरादा है वो जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ के लोगों को यूक्रेन के अत्याचार से बचाना है। तो ये उनकी तरफ से दलील है। लेकिन यहाँ बूचा में जो दृश्य है वो दृश्य बहुत ही भयावह है, और यहाँ पर होना
किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ से जो सटीक जानकारी है वो लेकर आपके लिए हमें आना है। तो देखिए अब किस तरीके से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। जो जिस तरह से पॉलीथीन से इसको रैप किया गया था, ढका गया था, वो हटाया जा रहा है और यहाँ इन बॉडीज़ को यहाँ से अब निकाला जाएगा और उनको जांच के लिए ले जाया जाएगा। और देखिए किस तरह से मीडिया का, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर है। तो ये एक कहानी है रूसी अत्याचार की, जिसकी जांच की जा रही है और ये परत दर परत खोलेगी कि आखिरकार रूस ने किस तरह से सिविलियंस को भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। रेप और बाकी जो अत्याचार हैं वो भी किए गए हैं, उसको भी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है। और अब देखिए कि ये सिलसिला चल रहा है। हम अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। हमारे सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, बूचा, यूक्रेन, एनडीटीवी इंडिया। बूचा युद्धों के इतिहास का काला पन्ना है। ये इतिहास 20वीं सदी ने खूब देखा और झेला है। 20वीं सदी युद्धों की सदी रही है। दो विश्व युद्ध इस सदी ने देखे। क्या आपको अंदाजा है कि इन युद्धों में कितने लोग मारे गए? इतिहासकार कम से कम 10 करोड़ लोगों के मारे जाने का अंदाजा लगाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वहशी हुई दुनिया ने जब होश संभाला तो वो मेज पर बैठी, तय किया कि अब युद्ध न हो और अगर युद्ध हो तो उसके भी कायदे हों। 1945 में न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल में वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराधों की बात हुई। इसके तहत युद्ध के नियमों का उल्लंघन, नागरिकों की हत्या या उनके साथ दुर्व्यवहार, युद्धबंदियों की हत्या, सार्वजनिक या निजी संपत्ति की लूट, गांवों, शहरों या कस्बों की तबाही, ये सब युद्ध अपराध माने गए। इसके 4 साल बाद 1949 में जो जिनीवा कन्वेंशन या समझौता हुआ और जिस पर आने वाले वर्षों में तमाम मुल्कों ने मुहर भी लगाई, उसमें भी युद्ध के कायदे तय किए गए और युद्ध अपराधों की पहचान की गई। इसके तहत घायल सैनिकों, मेडिकल कर्मियों, किसी भी पक्ष से न जुड़े लोगों के संरक्षण की बात कही गई। युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने, उन्हें बिना मुकदमे के दंडित न करने पर सहमति बनी। नागरिकों को भी हमले या दुर्व्यवहार से अलग रखने की बात मानी गई। अलग अलग समय पर इस कन्वेंशन में शर्तें जोड़ी जाती रही और उन पर कई देश सहमति भी जताते रहे। दुनिया के 168 देशों ने इसके पहले प्रोटोकॉल पर मुहर लगाई है। लेकिन समझौते अपनी जगह रहे, नेताओं की युद्ध पिपासा अपना खेल खेलती रही। दुनिया ने वहशीपन और क्रूरता की कई शक्लें देखी, कई नरसंहार हुए। इनमें से कई तो अपने ही देश के लोगों पर उस वक्त के शासकों द्वारा किए गए। 1950 में दक्षिण कोरिया में हुआ बोजो लीग नरसंहार। इनके लिए बने कमीशन ने मौत का आंकड़ा हालांकि 5000 से कम का बताया, लेकिन जानकारों ने इसका आंकड़ा 2 लाख के बीच माना है। 1965 से 66 के बीच इंडोनेशिया की सेना ने लाखों कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतार दिया। गरीबी, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, धर्मगुरुओं की मुखालफत और आइडियोलॉजी की लड़ाई का ये नतीजा रहा। 1968 में दक्षिणी वियतनाम में उत्तरी वियतनाम की सेना और दक्षिणी वियतनाम की एक कम्युनिस्ट संस्था वियतकॉन्ग ने करीब 5000 से 6000 लोगों की हत्या की। मारे जाने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मरने वालों के हाथ पैर बांध दिए जाते थे, अत्याचार होता था और जिंदा गाड़ दिया जाता था। 1975 से 1979 के बीच पोल पॉट नाम के एक क्रूर कम्युनिस्ट शासक और उसकी सेना खमेर रूज ने 15 से 20 लाख लोगों का देश की बेहतरी के नाम पर कत्ल किया। पोल पॉट कंबोडिया को एक स्वावलंबी कृषि प्रधान देश बनाना चाहता था और उसके नेतृत्व में खमेर रूज ने सबको कृषि में झोंक दिया, फिर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या लेखक हो या कलाकार। 1982 में सीरिया के शहर हामा को सेना ने घेरा और राष्ट्रपति हाफिज असद ने मुस्लिम ब्रदरहुड के उनके द्वारा, जैसा कि दावा किया जाता है, कि 30,000 लोगों को हवाई जहाज और टैंक से बम बरसाकर मार गिराया। 1983 से 2009 के बीच में श्रीलंका में चला गृह युद्ध तमिलों के नरसंहार की वजह बना। तमिलों की सेना एलटीटीई और श्रीलंकाई सेना के बीच छिड़े इस गृह युद्ध में यूएन के मुताबिक 80,000 से करीब 1 लाख मौतें हुई हैं। श्रीलंका के इस गृह युद्ध से भारत भी अछूता नहीं रहा और श्रीलंकाई सरकार का साथ देने के चलते बाद में राजीव गांधी को तमिल सुसाइड बॉम्बर ने मार डाला। 1994 में रवांडा में 100 दिन तक टुत्सी कबीलियाई लोगों के खून से होली खेली गई। एक अनुमान के मुताबिक 8 लाख
अल्पसंख्यक तुत्सियों को हुतू कबीलियाई बहुल सरकार के समर्थन के साथ पुलिस, सैनिक और हथियारबंद लड़ाकों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। करीब 5 लाख औरतों का बलात्कार भी किया गया। 2014 में इराक के सिंजार इलाके में आईसिस ने करीब 5000 यज़दी पुरुषों को मारा और 7000 औरतों और बच्चियों को अगवा कर लंबे समय तक उनका यौन शोषण किया, उन्हें सेक्स स्लेव बना के रखा। आज तक करीब 2800 बच्चे और औरतें या तो गायब हैं या फिर आईसिस के ही कब्जे में हैं। लेकिन ये सब बस नमूने हैं। दुनिया ने इसके अलावा ढाका से कोसोवो तक तरह तरह के अत्याचार देखे हैं। अफगानिस्तान, इराक, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला जैसी कई कहानियां इनमें शामिल नहीं हैं। हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे हिंदुस्तान में की थी जुल्म की इंतहा। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार की, जिसको 103 साल पूरे हो गए हैं और अब इस जलियांवाला बाग को एक खूबसूरत स्मारक में भी बदल दिया गया है। सैलानी यहां पहले से बेहतर व्यवस्था भी पा रहे हैं। जो जलियांवाला बाग तक पहुंचने वाली संकरी गली थी वो भी सजा दी गई है। भीतर मैदान में भी बदलाव है, लेकिन 103 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को यहां जो कुछ हुआ था उसे इतिहास ने कभी भुलाया नहीं है। वो खुद को न्यायप्रिय कहने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूर नाइंसाफी की ऐसी मिसाल रहा जिस पर आज तक वो शर्मिंदा होता है। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का दिन था और पंजाब में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अमृतसर के लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। आसपास के गांवों से लोग आए हुए थे, अमृतसर में जुटे हुए थे। मैदान के एक कोने में सभा चल रही थी। तभी ब्रिटिश सरकार के जनरल डायर वहां पर करीब 50 सैनिकों को साथ में लेकर पहुंचा। अगले 10 मिनट तक उसके सिपाही लोगों पर गोलियां बरसाते रहे। कुल 1650 राउंड की फायरिंग कहते हैं वहां पर की गई थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक 379 लोगों की मौत हुई और 1200 से ज्यादा लोग इस गोलीबारी में घायल हुए। लेकिन जो दूसरे स्रोत हैं उनके मुताबिक मृतकों की संख्या 1000 से ऊपर की है। सरकारी आंकड़े कभी भी सच नहीं बताते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहां की तस्वीर भी ट्वीट की। कहा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में वो 10 मिनट इतिहास कभी नहीं भूलेगा। लेकिन सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार क्यों हुआ? जनरल डायर का कहना था कि पंजाब में मार्शल लॉ लगा था और वहां भीड़